कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज हम आपको ऐसे हजारों घुसपैठियों की तस्वीरें दिखाएंगे जो वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे थे और चुनाव में अपने वोट भी डाल रहे थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये कभी भी पकड़े नहीं गए और अब यही घुसपैठिए भारत छोड़कर वापस बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। वर्ष 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की शपथ ली थी और इस हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत थी। यह आजाद भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कल्पना कीजिए, अगर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ना आई होती तो आज का भारत कैसा होता। आज हम इसी टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे और हमारा आखिरी विश्लेषण होगा भारत की लड़कियों के लिए, जिन्हें बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने से ज्यादा एडजस्ट करना सिखाया जाता है। बेटी एडजस्ट कर लो, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे समाज की वो खतरनाक सच्चाई है जो हर दिन ससुराल में बेटियों की जान ले रही है। इस तरह की खबरें लगातार देश भर से आती रहती हैं, जो हर माता पिता को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि तलाक लेकर बेटी का घर आना बेहतर है या फिर बेटी की अर्थी आना ज्यादा बेहतर है। अब हम आपको पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बहुत विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। घुसपैठियों के खिलाफ यह अभियान डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल पर चल रहा है। जो आपकी स्क्रीन पर है, यही है फॉर्मूला। डिटेक्ट यानी सबसे पहले इनकी पहचान करो, फिर इनके नाम डिलीट करो और फिर इन्हें डिपोर्ट करो। अभी तक पश्चिम बंगाल में 2000 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है और जैसे जैसे इन घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तेज हो रही है, उनकी भीड़ लगातार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार भारत से वापस भागने वाले घुसपैठियों की भीड़ बॉर्डर पर इस प्रकार से जमा हुई है। ये जाने वाले लोग हैं जो वापस भाग रहे हैं। पहले ऐसी भीड़ आने वालों की हुआ करती थी। पहले इस प्रकार की जो भीड़ होती थी बॉर्डर पर, वो बांग्लादेश से आने वालों की होती थी। अब भागने वालों की हो रही है। ये भीड़ उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर है, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यह जगह स्थित है। और सबसे पहले आप यहां की ये तस्वीर देखिए, कैसे ये घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्त ने जब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से आज बातचीत की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए। जैसे कई घुसपैठिए पिछले 50 वर्षों से पश्चिम बंगाल में खुलेआम रह रहे थे, सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, यहां के चुनावों में वोट भी डाल रहे थे, यानी उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए थे। भारत और बांग्लादेश की इस सीमा से आज हम आपको कई घुसपैठियों पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आप इनकी बातें सुनकर खुद समझ जाएंगे कि घुसपैठ हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है और ये कितनी खतरनाक चीज है। आज ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे देश के उन नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, उन पत्रकारों को भी देखनी चाहिए जो ऐसे घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए हर प्रकार की तरकीब लगाते रहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बच्चू मुंशी नाम का एक घुसपैठिया अपने परिवार के साथ पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में रह रहा था, लेकिन अब उसे वापस भागना पड़ रहा है।
अब देख सकते हैं कि इस तरह से डिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये फिर से जो अपना बोरिया बिस्तर है, बोरिया बिस्तर लेकर ये लोग जा रहे हैं एक एक करके। जो कह रहा था कि डिपोर्ट का प्रोसेस, वो डिपोर्ट का प्रोसेस अब चालू हो गया है। ये जा रहे हैं अपने देश पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पे और ये बोरिया बिस्तर बांधकर इनको जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं, जो सामान लेकर आए थे वो सब लेकर वो यहाँ चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहाँ काम करते थे? कहाँ रहते थे आप? कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र 48 है। 48। हाँ। मतलब 48 ईयर्स से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ हाँ हाँ? हाँ। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया। मेन बॉर्डर से वोट है 24 में वोट दिया। 24 में वोट दिया आपने? कैसे दिया? 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? हाँ पैन कार्ड भी है? हाँ सब है? हाँ आधार, वोटर, पैन सब है? हाँ, सब है। हाँ? तो आप लोग सरकारी जो सुविधाएं थे वो सब मिलता था? हाँ मिलता था। क्या क्या सुविधाएं मिलता था? राशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जो मकान में रहता है मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो। आपका वोटर कार्ड इस बार एसआईआर में डिलीट हुआ? है एसआईआर में डिलीट। अब देखिए, बच्चू मुंशी नाम का ये घुसपैठिया और उसका परिवार हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहा था। और ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये बच्चू मुंशी तो एक व्यक्ति का नाम है। ऐसे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर से घुसपैठिए बनकर यहां आए और हमारे संसाधनों पर वो जी रहे हैं और यहां तक कि हमारे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे चुनावों में वोट डाल रहे हैं। ये लोग तय कर रहे थे कि इन राज्य के चुनावों में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज इस प्रकार का जो घुसपैठिया है वो खुद ये आपको बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इन्हें सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने से सब कुछ रातों रात इनके लिए बदल गया। तो टीएमसी की जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे? हाँ तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब? हाँ अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? टीएमसी के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा। काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कब कोई कुछ नहीं बोलता? कोई नहीं किसी को कब नहीं बोलता? टीएमसी के शासन का कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कमाता है खाता है। जब ये दूसरा पार्टी आई तब तो हम लोग का सोनी चढ़ गई। उससे पहले एकदम सब खातिरदारी सब ठीक था? हाँ ठीक था। हाँ? तो ये घुसपैठिया कह रहा है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक सब ठीक था, कोई कुछ नहीं कहता था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। तो कोई कुछ क्यों कहेगा जब इस प्रकार के लाखों लोग वोट डाल रहे हैं ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए। इसीलिए इस प्रकार के जो घुसपैठिए हैं इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, इन्हें अपने देश में स्थापित किया जाता है, इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जाते हैं, इनके राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, इन्हें तमाम तरह की मुफ्त की सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है, इन्हें बाकी की सारी मुफ्त वाली सुविधाएं मिलती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये कुछ चुने हुए नेताओं को अपना वोट डालकर जिता सके। और एक तरीके का समझौता होता है इस प्रकार के घुसपैठियों और हमारे देश के कुछ नेताओं के बीच। आप हमें वोट डालते रहिए, हमें जिताते रहिए, सुनिश्चित करते रहिए कि हम सत्ता में रहें, और जब तक हम सत्ता में रहेंगे हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। ये एक समझौता है जो अभी तक चलता आ रहा था। अब आप एक और घुसपैठिए की कहानी सुनिए जो पश्चिम बंगाल में वर्ष 2004 से रह रहा था, लेकिन अब वो भी अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर वापस जा रहा है। ये भी देखिए। आप कब का है? मैं 2004 पास।
2004-5 हो गए। 2004-5 को आए, मतलब 21 साल हो गया यहाँ पर हो आते गया। हुए। तो आप तो वोट भी दिए 21 साल आए। नहीं, मेरा बाप का हुआ नहीं था उस टाइम में, इसलिए ये दूसरी बार जब हुआ था जो नाम आया नाम काट गया, इसलिए चला गया। पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में कब इंक्लूड हुआ? इस बार इंक्लूड हुआ, इंक्लूड मतलब डिलीट हुआ या डिलीट हो गया। नाम उठा कब था? नाम उठा था 2014। 2014 में नाम उठा था। कौन उठाया था? ये मालूम नहीं हमको, मैंने नहीं किया था ना। तो आप लोगों के नज़र में जो पिछली सरकार थी, कैसा था पिछली सरकार? इसलिए सरकार जो सरकार वो सरकार जानते हैं, हमारे हिसाब से दोनों सरकार सही है। नहीं, आप दोनों सरकार सही सही है। क्यों बोल रही हैं? देश जैसे सरकार चलाता है, जो अच्छा होता है वही तो सरकार करेगा ना। ये सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में अब तक बड़े आराम से रह रहे थे। चुनाव के दौरान वोट डालते थे। पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी की सरकार आई, इसने घुसपैठियों को भगाने का जो अभियान शुरू किया, अब उसकी वजह से ये सारे लोग भारत से छोड़ कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। काम नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था, खाता था। बचपन से इधर ही है हम लोग। जब पैदा हुआ था आँख खोल के देखा इंडिया है, ठीक है। तो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अपना जो पेरेंट्स है, जो अपना दादाजी हो वो बांग्लादेश में रहता था। अब इधर हम लोग पैदा हुआ बड़ा हुआ तो तब से रहना स्टार्ट किया हम लोग, कभी गया नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ। मेरा तो पैदा ही इधर हुआ, लेकिन पापा दादू लोग इन लोग तो बहुत पहले से आया ना इधर, 40-50 साल से है इधर। हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बांग्लादेश में। सबका वोटर कार्ड बन गया था। हाँ, जब 40-50 साल कट कर दिया, वो सब ऐसा ही बन गया। आप लोगों का वोटर कार्ड है। आपने कौन ईयर में वोट दिया? मैंने 24 में, अरे अभी 26 में। दोनों में वोट दिया। तो इस बार इस में नहीं कटा? नहीं कटा। हाँ? तो फिर क्यों जा रहे हो? वोटर कार्ड नहीं काटा? मम्मी पापा का कट गया, तुम्हें क्या रखे क्या करो। अभी हम लोग को उधर रहने भी नहीं दे रहे। बोल रहा तुम बने तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो बांग्लादेश का है ना, तो अभी हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का एक ऐसा सेंटर बन चुका है जहां से देश भर में घुसपैठियों को भेजा जाता था। तो ये मत समझिए कि सारे घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में आकर बस जाते थे। इन घुसपैठियों को हमारे देश में लाने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता था, और इसके लिए बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में अलग अलग तरह के एजेंट काम करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर। भारत का एजेंट बांग्लादेश में बैठे एजेंट को यह बताता था कि घुसपैठियों को किस दिन बॉर्डर पार करवाना है, किस दिन इन्हें यहां लाना है। इसके बाद घुसपैठियों को पैदल बॉर्डर पार कराया जाता था और पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही उन्हें बस में बैठाकर हावड़ा स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। फिर ट्रेन के जरिए इन्हें देश भर में भेज दिया जाता था। तो सोचिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, ये पूरे देश में इधर उधर बिखर जाते थे, दिल्ली तक आ जाते थे, पंजाब तक चले जाते थे। भारत लाने के लिए हर घुसपैठिए से ये जो एजेंट्स हैं, ये लगभग 10,000 रुपए लेते थे। इसका खुलासा खुद एक घुसपैठिए ने किया है। ये घुसपैठिया केरलम में काम करता था और अब वो पश्चिम बंगाल के रास्ते वापस बांग्लादेश जा रहा है। तो जरा देखिए कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते आया पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरलम चला गया, वहां काम कर रहा था, अब केरलम से वापस भागकर बांग्लादेश जा रहा है। और ऐसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में न जाने कितने लाखों करोड़ों घुसपैठिए होंगे जो इसी रास्ते से आए होंगे, और अब हमारे पूरे देश में ये लोग फैल चुके हैं और इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो मुर्शिदाबाद जुलूंगी बॉर्डर है ना, उधर से लेके जाता है। वो दलाल है, आदमी है, 5,000-6,000 ऐसा पैसा देकर हम लोग जाता है। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है वो आदमी का। वो रात में किधर से अच्छा है, किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। पहले केरल आदमी था, तो हम लोग वो आदमी को फ़ोन करता है, वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था, उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है। 2 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद आओ। 10,000 लेता है इंडियन का। तो फिर यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स कुछ बना है? नहीं,
कुछ नहीं है, आधार भी नहीं। कुछ नहीं है। पहले जो आदमी बांग्लादेश में पकड़ता है वो आदमी के पास देता है अच्छा, कितना देता है उसको? 6,000 7,000 ऐसे। और फिर बंगाल में घुसने के बाद और उस तरफ घुसने के बाद ये आदमी को पैसा देना पड़ता है। कितना? ऐसा है वो 6,000 7,000। तो दोनों मिलाकर तो 14,000 हो गया। नहीं, एक ही है, लेकिन वापस जाएगा उस टाइम उसका देना पड़ेगा। अच्छा, और इधर आने का टाइम वो आदमी को देना पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल में कई इलाकों से इसी प्रकार के घुसपैठियों को लगातार पकड़ा जा रहा है और इन्हें होल्डिंग सेंटर्स में अभी रखा जा रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद के लालगोला में 65 घुसपैठियों को एक ऐसे ही होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। अब तक लगभग पश्चिम बंगाल में 179 घुसपैठियों को इस प्रकार के होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। होल्डिंग सेंटर्स में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है और प्रशासन को यह डर है कि ये घुसपैठिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं अगर ये यहां से भाग गए तो। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ममता बनर्जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनके लिए जो मकान बनाए गए थे, उनके लिए जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, अब उन्हीं में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पथेर साथी के नाम से सड़क किनारे रेस्ट हाउस बनाने की एक योजना उन्होंने बनाई थी। रेस्ट हाउस बनाए हुए थे सड़क के किनारे। इनका मकसद था कि जब पर्यटक यहां पर आएंगे तो वो यहां पर रुक सकते हैं और यहां पर आराम कर सकते हैं। इससे पश्चिम बंगाल में टूरिज्म बढ़ेगा। अब टूरिज्म तो नहीं बढ़ा, लेकिन घुसपैठ जरूर बढ़ गई। और अब ये जो सेंटर्स बनाए थे ममता बनर्जी ने पर्यटकों के लिए आराम करने के लिए, अब इनमें होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आज हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई वो हमारे देश के 146 करोड़ लोगों की आंखें खोलने वाली है। यह मत समझिएगा कि यह सिर्फ एक पश्चिम बंगाल राज्य की कहानी है। जो खबर हमने आपको दिखाई है इसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ता है, आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर भी पड़ता है और इससे आपके अपने परिवार की सुरक्षा भी खतरे में आती है। यह रिपोर्ट बताती है कि घुसपैठ हमारे देश की कितनी बड़ी और खतरनाक समस्या है और इसीलिए भारत के गृह मंत्रालय ने घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अब एक बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी यह समझने की कोशिश करेगी कि धार्मिक स्तर पर हमारे देश की जनसंख्या का यह संतुलन आखिर कैसे बिगड़ा। वैसे हमारे देश में अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए यह पहले भी बताया जा चुका है कि घुसपैठ से हमारी डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। जरा आंकड़े देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में वर्ष 2016 तक लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, लेकिन हमारा यह मानना है कि इनकी संख्या 2 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। वर्ष 1998 में असम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने असम में घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इसमें कहा गया था कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। यह आंकड़ा देखिए, असम में वर्ष 1951 में लगभग 25% मुस्लिम आबादी थी। ध्यान से देखिएगा, 25% मुस्लिम आबादी थी, जो 2001 में बढ़कर 31% हो गई और 2011 में बढ़कर 34% हो गई। देखिए, 1951 में लगभग 24.5% आबादी मुसलमानों की, 2011 में 34% हो गई। असम की तरह पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यही समस्या है। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम बंगाल में वर्ष 1951 में लगभग 20% मुस्लिम आबादी थी और 2011 में बढ़कर यह 27% हो गई। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे बॉर्डर से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी आज 66% है और मालदा में 51% है। सोच कर देखिए। इसी तरह बिहार के बॉर्डर वाले जिले जैसे किशनगंज में 68%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% हो चुकी है। वर्ष 2005 में असम में घुसपैठ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध घुसपैठ भारत पर बाहरी आक्रमण जैसा है, क्योंकि इससे यहां रहने वाले स्थानीय नागरिकों के हितों को बहुत उस पर बुरा असर पड़ता है। उस समय अदालत ने माना था कि अवैध घुसपैठ की वजह से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री
आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 65 वर्षों में हिंदू आबादी हमारे देश में लगभग 8% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 में पूरे देश में 85% हिंदू थे कुल आबादी में, और 2015 में घटकर हिंदुओं की आबादी 85 से 78% रह गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई। बॉर्डर्स सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं होते। बॉर्डर किसी देश की सुरक्षा होती है, उसकी पहचान होती है, उसका भविष्य होती है। लेकिन जब कोई बॉर्डर बिना आवाज के टूटने लगे तो सबसे बड़ा खतरा उस देश को होता है, वहां रहने वाले लोगों को होता है और वहां की कानून व्यवस्था को होता है। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। आज जो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, पश्चिम बंगाल में ये वर्षों से हो रहा था, खुलेआम हो रहा था, सबको पता था, और जैसे ही सरकार बदली, आप देखिए कैसे ये तस्वीर, आप समझ लीजिए कि धरती को फाड़कर बाहर निकल आई। आज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल पिछले 15 सालों से कैसे एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ था, और ये टाइम बॉम्ब सिर्फ फटने का इंतजार कर रहा था। ये टाइम बॉम्ब सबको दिखाई दे रहा था। सब जानते थे कि लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, सब जानते थे। लेकिन आज हमारा सवाल है देश के विपक्षी नेताओं से, क्या इस टाइम बॉम्ब को छुपाकर हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने हमारे देश के साथ धोखा नहीं किया? आज बड़ा सवाल है मीडिया से। ये सारे पत्रकार जो कहते हैं कि मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते आजकल, जो ये सारे पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं, ये इतने वर्षों से कैसे इस खबर को दबाए हुए बैठे थे? तब इन सारे पत्रकारों ने, हमारे देश के मीडिया ने एक बार भी मुश्किल सवाल ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा? एक बार भी, एक भी मुश्किल सवाल देश के विपक्षी नेताओं से तब क्यों नहीं पूछा? एक बार भी इन घुसपैठियों के खिलाफ कोई मुहिम किसी भी बड़े पत्रकार ने, बड़े चैनल ने, बड़े अखबार ने क्यों नहीं चलाई? क्यों इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर इस खबर को आपके सामने दबा दिया? वो सारे पत्रकार जो सोनिया गांधी से ये पूछते थे कि उनकी रसोई में क्या बनता है, रसोड़े में क्या है, वो सारे पत्रकार जो राहुल गांधी से समोसे का स्वाद पूछते थे, जो जलेबी का स्वाद पूछते थे, ये सारे समोसे पत्रकार, इनका नाम आप समोसा पत्रकार आज कह सकते हैं, इन सारे लोगों को सिर्फ समोसे और जलेबी का टेस्ट याद आ रहा था? सोनिया गांधी के रसोई में क्या बन रहा था, सिर्फ ये सवाल इन्हें याद रहा? क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था? आज देश को ऐसे मीडिया से जरूर सवाल पूछना चाहिए, और यही है ओजी गोदी मीडिया। अब आपको पश्चिम बंगाल से ही भ्रष्टाचार की एक और खबर दिखाते हैं। वर्ष 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उपकार। बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इसका बड़ा मशहूर गाना है जिसके बोल हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। वैसे तो यह गाना भारत की समृद्धि को दिखाने के लिए गाया गया था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के खेतों से भ्रष्टाचार के लाखों रुपए निकल रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के बादुड़िया इलाके में बोरों में और बैग्स में नोटों की गड्डियां भरकर उसे खेतों में जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। आरोप है कि यह सारा काला धन टीएमसी के नेता और बादुड़िया नगर पालिका के चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य का है। इससे पहले उनके ऑफिस से भी लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए थे और 24 मई को दीपांकर भट्टाचार्य को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो देखिए अब कैसे धीरे धीरे टीएमसी के नेताओं का जो काला धन है, ये भी धरती फाड़कर बाहर आ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2014 में 26 मई को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वो जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले देश के दूसरे नेता बन चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू लगभग 16 साल और 9 महीने तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, जबकि नरेंद्र मोदी अब इस पद पर लगातार अपने 12 वर्ष पूरे कर चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? मैं चाहता हूं कि आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न बनी होती, अगर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री न बने होते तो आज का भारत कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। और जिस दौरान आप ये कल्पना कर रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत में एक नए युग की शुरुआत थी और यह आजाद भारत के इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट था। और आज हम इसी टर्निंग पॉइंट को आपके लिए डिकोड करेंगे। 2014 में भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जब भारत में एक भी मास लीडर नहीं था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से भारत की राजनीति में पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में एक करिश्माई नेता आया। भारत ने पहली बार ऐसा करिश्माई नेता को देखा जिसकी लोकप्रियता की आंधी पूरे देश में चल रही थी। 1984 से लेकर 2014 तक इन 30 वर्षों में इस देश ने एक भी ऐसा नेता नहीं देखा जो अकेले अपने दम पर किसी पार्टी को बहुमत दिलाकर सरकार बना सके। प्रधानमंत्री मोदी के युग से पहले वर्ष 1998 और 99 में 2 लोकसभा चुनाव लगातार हुए थे और दोनों ही बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपने करियर में सबसे ज्यादा 182 सीटें जीती थी। वर्ष 2004 के चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, 2009 में 116 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर ने बीजेपी को देखिए 116 से सीधे 282 सीटों पर पहुंचा दिया। 1999 में जो 182 पर थी पार्टी, उसे 2014 में 182 से सीधे 282 पर ले गए। नरेंद्र मोदी के उदय से पहले बीजेपी सिर्फ 150 से लेकर 180 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। यही बीजेपी की असली क्षमता थी कि बीजेपी अपने दम पर कहीं भी 150, 160, 180 सीटों के आसपास जीतती थी और वो हमेशा अपने चरम पर पहुंचकर भी 182 सीटों पर आकर रुक गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बीजेपी की सीटों के इस आंकड़े को 182 से खींचकर 282 तक ले गए और ये 100 से 150 सीटें बीजेपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिलती हैं, उनके करिश्मे पर मिलती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से अगले 30 वर्षों के कालखंड में भारत ने एक भी ऐसा नेता नहीं देखा जो अपने दम पर यह कारनामा कर सके। इस कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी जैसे कद्दावर नेता भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे, लेकिन वो भी बीजेपी को कभी बहुमत नहीं दिला पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ थी, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद ना तो राजीव गांधी, ना सोनिया गांधी, ना राहुल गांधी कांग्रेस को कभी बहुमत दिला पाए।
यानी इस देश में एक भी ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं था जो भारत को बहुमत की मजबूत सरकार दे पाए। तो पहले तो ये पृष्ठभूमि आप समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट यही है कि 30 वर्षों में भारत ने पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में एक जननायक को देखा। दूसरा पॉइंट ये कि वर्ष 2014 से पहले लगभग 30 वर्षों तक इस देश ने गठबंधन की खिचड़ी सरकारें देखी, जिनके सामने सिर्फ सरकार में बने रहने की ही चुनौती थी, सरकार बचाने की चुनौती रहा करती थी। ये सरकारें इतनी कमजोर थीं कि इनके पास भारत को लेकर ना तो कोई विजन था और ना ही बड़े फैसले लेने की ताकत थी। दिल्ली की सत्ता अक्सर सहयोगी दलों के दबाव, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग और समझौतों के बीच चला करती थी। तब सरकारें जनता के जनादेश से कम और अपने सहयोगियों की नाराजगी के डर से ज्यादा चलती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का यह पूरा समीकरण हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मजबूर सरकार की जगह मजबूत सरकार का नैरेटिव खड़ा कर दिया और देखते ही देखते वो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिकल ब्रांड बन गए। नरेंद्र मोदी के उदय के बाद भारत ने पहली बार इतने वर्षों में, इतने दशकों में एक मजबूत और निर्णायक सरकार देखी। उनसे पहले गठबंधन सरकारों के 30 साल के दौर में ऐसा लगता था जैसे भारत में तमाम बड़े फैसले ये गठबंधन सरकारें कमजोर सरकारें नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ले रही है। और यही वो दौर था जब कमजोर सरकारों के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट को ही देश हित के बड़े बड़े फैसले लेने पड़े, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर था। वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 साल के इस कालखंड में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार देश की आम जनता से बिल्कुल कट चुकी थी और अपनी ही दुनिया में वो लोग जी रहे थे। और जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे नेता को देखा जो ना तो किसी बड़े राजनीतिक खानदान में पैदा हुआ और जो लड़का बचपन में चाय बेचते हुए गरीबी से संघर्ष करते करते यहां तक आया, तो जनता को इस नेता में एक अपनापन नजर आया। भारत के आम लोगों को लगा जैसे कोई हमारे जैसा व्यक्ति ही आज प्रधानमंत्री बन रहा है। तब तक लोग यूपीए सरकार की मनमानी और भ्रष्टाचार से थक चुके थे और आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को इस निराशा के दौर से बाहर निकाला। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह कि भारत की हिंदू बहुसंख्यक आबादी न जाने कितने दशकों से एक कुंठा में जी रही थी, एक दबाव में जी रही थी। और यह दबाव था अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने का, जिसमें तमाम अल्पसंख्यकों की मनमानी को सहने और उसे नजरअंदाज करने की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दी गई थी। दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक और धार्मिक तुष्टीकरण को चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बना लिया। उससे कांग्रेस चुनाव तो जीतती रही, लेकिन देश में हिंदू आबादी अपने आप को दबा हुआ महसूस करने लगी। अब उसे एक ऐसे नेता का इंतजार था जो उसके साथ न्याय कर सके और देश के करोड़ों हिंदुओं की इसी दबी हुई आवाज को, इसी कुंठा को स्वर दिया नरेंद्र मोदी ने। और उनकी सरकार बनने के बाद से आजाद भारत में पहली बार देश की बहुसंख्यक आबादी को भी अपनी बात कहने का मौका मिला। और आप देखिए, उसी के बाद राम मंदिर बना, उसी के बाद कश्मीर से 370 हटा और बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी फैसले हुए। इसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। और आखिरी पॉइंट है भारतीयता। आजादी के बाद जिस दिन भारत में पहली चुनी हुई सरकार बनी, जैसे भारत के लोगों ने ही चुना था, उसी दिन से देश की जनता को यह लगा कि ये सरकारें अंग्रेजों के शासन का ही एक विस्तार हैं, अंग्रेजों के शासन का ही एक एक्सटेंशन है, यानी ब्रिटिश हुकूमत का ही एक एक्सटेंशन हमारे देश में आ गया है। असल में अंग्रेज ऐसे नेताओं के हाथों में सत्ता सौंप कर गए जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच और शासन करने का तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए 67 वर्षों तक इस देश में चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, चाहे शहरों, सड़कों, अस्पतालों और क्लब्स के नाम रखने हो, सब कुछ अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी शासन से ही प्रभावित था। भारत के लोगों को आजाद होने के बाद भी यही लगता रहा कि वो मानसिक रूप से अब भी गुलाम है। और इसी कालखंड में भारत के लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह से टूटने लगा। हम पश्चिम की तरफ देखने लगे। हमें लगता था कि पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम के जो लोग हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते थे। और धीरे धीरे हमसे भारतीयता और भारत की संस्कृति, भारत की भाषाएं, भारत की परंपराएं हमसे दूर होती चली गई, क्योंकि ये फैशन में ही नहीं था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उसने पहली बार भारत के लोगों को
अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी पहचान, अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया। यह भारत के प्रशासनिक और सामाजिक चरित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव था। प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 वर्षों का विश्लेषण हम लगातार और हर रोज आगे करते रहेंगे, लेकिन आज खास तौर पर हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि मोदी युग की शुरुआत कैसे हुई, किन हालात में हुई और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों भारतीयों को निराशा और कुंठा के इस दौर से बाहर निकाला। बस वो एक जननायक का इंतजार कर रहे थे। वो जननायक आया 2014 में और देखिए भारत इन 12 वर्षों में कितना बदल चुका है। वर्ष 2014 से 2026 के इस कालखंड में भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक साथ जब आप उन सबको देखेंगे, उनके लिस्ट देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि वाकई हमारे देश में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। तो आज कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए हैं। तो देखिए, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की और हमारे देश की जीडीपी में डिजिटल इंडिया का योगदान लगभग 12% है। इस समय डिजी लॉकर पर 55 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM, इसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी मॉडल ने डिजिटल वेलफेयर सिस्टम को मजबूत किया है, क्योंकि आज लोगों के पास जनधन अकाउंट है, आधार कार्ड है और उनका मोबाइल फोन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा भी है। सोचिए, आधार कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे और आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। आज देश के लगभग 100% जिलों में 5G नेटवर्क कवरेज है। आज पूरी दुनिया में भारत के यूपीआई की तारीफ हो रही है। भारत में आज हर दिन यूपीआई के जरिए लगभग 66 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हर दिन लगभग 86,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आज छोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी वालों तक QR कोड पहुंच चुका है। पिछले साल यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और इन ट्रांजैक्शंस में 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जबकि वर्ष 2016 में जब यूपीआई को लॉन्च किया गया था, उस वित्त वर्ष में सिर्फ 7,000 करोड़ का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ था। सोचिए, कहां 7,000 करोड़ और कहां 314 लाख करोड़ का लेन देन अब हो रहा है यूपीआई के जरिए। 2016 से पहले हमारे देश में यूपीआई जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। सोचिए, आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिना यूपीआई के आप अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे, लेकिन 2016 से पहले यूपीआई नहीं था। डिजिटल इंडिया की ताकत कोविड के दौरान भी हमें देखने को मिली, जब देश के करोड़ों लोगों को 2-2 बार वैक्सीन दी गई, उससे भी ज्यादा बार दी गई और उसका रियल टाइम डेटा लगातार अपडेट हो रहा था। जबकि उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी एक पर्ची के जरिए यह वैक्सीन दी जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा जो काम इस मोदी सरकार ने किया वो ये है कि हमारे देश में जितना भी डेटा है, हमारे देश के इन 150 करोड़ लोगों के बारे में, इस सब को डिजिटाइज कर दिया और पूरे भारत को डिजिटल बना दिया गया। आज सरकार के पास हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, आज सरकार के पास हर व्यक्ति का आधार है, आज उनके पास हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर है। और आप सोचिए, इसीलिए सरकार यहां बैठकर आज किसी भी किसान के खाते में पैसा डाल सकती है, किसी भी गरीब आदमी के खाते में सीधा यहां से पैसा ट्रांसफर हो सकता है। आप कोई भी अपनी वेलफेयर स्कीम देख सकते हैं कि कहां तक पहुंची है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें उसका फायदा मिला है। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने सारा जो रिकॉर्ड था, जो इससे पहले रजिस्टर्स में था, हाथ से लिखा जाता था, वो सब डिजिटल कर दिया। आज वो सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन के जरिए देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप आर्थिक बदलाव देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गए। इन स्टार्टअप से देश के लगभग 22 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला। वर्ष 2013 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो 2025 में बढ़कर 22 करोड़ हो गए। सोचिए, 2 करोड़ से 22 करोड़। डीमैट अकाउंट्स वो बैंक खाते होते हैं, वो अकाउंट होते हैं जिसके जरिए लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं।
डीमैट अकाउंट्स का बढ़ना ये साफ तौर पर बताता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी होने के बाद लोगों के पास अब जो पैसा बच रहा है उस पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, जो 2025 में 60% बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। 2014 में हर रोज लगभग 12 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता था, जबकि 2025 में हर रोज एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता है, यानी ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इस समय हमारे देश में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है लोगों को। हमारे देश में वर्ष 2014 में लगभग 15 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो 2025 में बढ़कर 33 करोड़ हो गए। हमारे देश के गांवों में इस समय 19 करोड़ परिवारों में से लगभग 15.5 करोड़ परिवारों के घरों में नल के जरिए पानी आ रहा है। यानी इस समय देश भर के गांवों में 81% परिवारों को सीधे नल से पानी मिल रहा है। 2019 में जब गांवों के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई तो उस समय गांवों में सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख परिवारों में नल के जरिए पानी पहुंचता था। यानी गांवों में सिर्फ 17% परिवारों को ही नल से पानी मिल रहा था। पिछले 12 वर्षों में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना आगे बढ़ा है देखिए। 2014 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो 2025 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। यानी इसमें भी 56 गुना की वृद्धि हुई। देखिए, 686 करोड़ से 38,424 करोड़। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में बदल रहा है, जहां लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से हम तक पहुंचते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम इन सारे आंकड़ों को जोड़कर नहीं देखते। कभी भी हम थोड़ी देर बैठकर ये नहीं सोचते कि पिछले 12 वर्षों में हमारे देश में, हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। और ये बदलाव सिर्फ तब आते हैं जब आपके पास एक दूरदर्शी नेता होता है, एक दूरदर्शी सरकार होती है, एक ऐसा नेता होता है जिसके पास भविष्य के लिए एक विजन है, एक ऐसी सरकार है जिसके पास विचारधारा भी होती है और विजन भी होता है। ये सारे बदलाव तब आते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. दादा, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं।
अब हमारा अगला विश्लेषण भारत की लड़कियों के लिए है, आपके परिवारों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जिन्हें बचपन से ही आत्मनिर्भर बनने से ज्यादा एडजस्ट करना सिखाया जाता है। इसलिए आज हम देश भर में लड़कियों के माता पिता से एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपकी बेटी शादी के बाद अपने ससुराल में परेशान है तो आप अपने घर में एक तलाकशुदा बेटी को लाना चाहेंगे या अपनी मृत बेटी के शव को लाना चाहेंगे? किसे चुनेंगे आप, तलाकशुदा बेटी या मृत बेटी? सुप्रीम कोर्ट में भी भारत सरकार ने इसी सवाल का जवाब दिया है। इस महीने भोपाल में त्विषा शर्मा और नोएडा में दीपिका नागर की संदिग्ध हालात में ऐसे ही अपने अपने ससुराल में मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज भोपाल में हुई त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सुनवाई चल रही थी और इसी सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब इसे आत्महत्या कहा जाए या कुछ और, एक बात तो साफ है कि त्विषा की जान चली गई और ऐसे मामलों में माता पिता के लिए सीख यही है कि बेटी को खो देने से बेहतर है कि उसका तलाक हो जाए। और आज यही सवाल मैं देश भर में जो लड़कियों के माता पिता हैं उनके सामने लेकर आया हूं कि आप क्या चाहेंगे। अगर आपकी बेटी शादी में खुश नहीं है, अपने ससुराल में खुश नहीं है, तो आप अपनी बेटी का तलाक कराकर उसे अपने घर लाना चाहेंगे या फिर उसके शव को अपने घर लाना चाहेंगे? आपको क्या बेहतर लगता है? इसलिए आज मैं आपको किसी कानून की कहानी नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको उस चुप्पी की कहानी सुनाना चाहता हूं जो हर उस बेटी के कमरे में रहती है जिसे शादी के बाद कहा जाता है बेटी थोड़ा एडजस्ट करो। कई बार यही 3 शब्द उसकी जिंदगी को समाप्त कर देते हैं। आपने देखा होगा माता पिता अक्सर अपनी बेटियों को यही कहते हैं, बेटा थोड़ा एडजस्ट करो। जब बेटी ससुराल से फोन करती है तो माता पिता अक्सर ये कहते हैं अब यही तुम्हारा घर है। माता पिता कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। माता पिता कहते हैं अब हमें फोन मत करो, अपने सास ससुर से बात करो क्योंकि अब वही तुम्हारा घर है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम हर रोज सुनते हैं कि भारत बदल रहा है, लेकिन सवाल है क्या भारत का घर भी बदल रहा है? क्या भारत के घर बदल रहे हैं? क्योंकि जो घर सबसे सुरक्षित होना चाहिए किसी महिला के लिए, वही घर न जाने कितनी महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। ये सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अपने घरों में ही मारी गई जो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी। आज हमारे देश में महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठी हैं, आईएएस बन रही हैं, खिलाड़ी बन रही हैं, ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीत रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या भारत की बेटी अपनी ही शादी में सुरक्षित है? सबसे बड़ी समस्या आती है दहेज की। दहेज सिर्फ पैसे की मांग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है जहां लड़की को आज भी जिम्मेदारी और शादी को एक सेटलमेंट माना जाता है। लड़की पैदा होते ही लोग कहते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी और ये तो पराया धन है, और फिर शादी को हम सोचते हैं कि ये एक प्रकार का सेटलमेंट है दूसरे परिवार के साथ। दहेज लेने वाला परिवार कभी भी अपने आप को अपराधी नहीं मानता। वो शादी में मिलने वाले इस दहेज को कभी गिफ्ट का नाम देता है, कभी परंपरा का नाम देता है, कभी स्टेटस का नाम देता है। हमारे समाज में बेटियों को आत्मनिर्भर बनने से कहीं ज्यादा यह सिखाया जाता है कि सहन कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है। शादी के बाद लड़की से कहा जाता है अब यही तुम्हारा घर है। हर घर में ऐसा ही होता है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। और इसी सब ठीक हो जाए के इंतजार में न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां समाप्त हो जाती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में दहेज की वजह से 5,737 महिलाओं की मौत हो गई हमारे देश में। यानी हर रोज लगभग 15 या 16 महिलाओं की मौत की वजह यह शादी ही बनी। इसका मतलब है कि 90 मिनट में हमारे देश में एक बेटी मर रही है, हर 90 मिनट में। लेकिन सच ये है कि दहेज को लेकर हत्या सिर्फ वो नहीं होती जब किसी को जला दिया जाए। कई हत्याएं ऐसी होती हैं जिनमें शरीर नहीं जलता, बल्कि लड़की का आत्मविश्वास जलता है, सम्मान जलता है, मानसिक शांति जीवन भर जलती रहती है। हर दिन अपमान करना, हर बात पर लड़की की जिंदगी को कंट्रोल करना, उसका फोन चेक करना, उसे अपने घर मायके जाने से रोकना, पैसे के लिए दबाव बनाना, उसके चरित्र पर शक करना, ये सब घरेलू हिंसा का हिस्सा है। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2024 में ही हमारे देश में महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले
1,20,000 से ज्यादा थे। यानी हर 4 से 5 मिनट में एक महिला के साथ कहीं ना कहीं ससुराल में क्रूरता हो रही है। यह क्रूरता पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई। धीरे धीरे लड़की को इतना तोड़ दिया जाता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है और उसे आत्महत्या कहकर उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। सच ये है कि कई बार ये आत्महत्या नहीं बल्कि सामाजिक हत्या होती है। पूरा समाज, ये सारे परिवार मिलकर एक लड़की की हत्या कर देते हैं। एनसीआरबी के ही एक और आंकड़े के मुताबिक शादी की वजह से वर्ष 2024 में 3,986 महिलाओं ने आत्महत्या की, शादी की वजह से। लड़की का सबसे बड़ा दर्द यह है कि अगर वो अपने घर, अपने माता पिता के घर वापस चली गई तो उसके माता पिता टूट जाएंगे। समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। भारत में लाखों माता पिता अपनी बेटियों से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन समाज से डर जाते हैं। उन्हें बेटी की सुरक्षा से पहले परिवार की इज्जत दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, हर बार समझौता एक संस्कार नहीं होता। कई बार समझौता अपराध को एक ऑक्सीजन देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि ये भी सिखाए कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। और इस शादी के लिए जिंदगी की कीमत चुकाना ठीक नहीं है। अगर रिश्ता खतरनाक है, जहरीला हो चुका है तो उससे बाहर निकलना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। अगर दो लोग साथ रहकर सिर्फ एक दूसरे को दर्द दे रहे हैं तो सम्मान के साथ उस रिश्ते से बाहर निकलना बेहतर है। आज हर माता पिता को अपनी बेटी से सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए, अगर तुम खुश नहीं हो तो घर वापस आ सकती हो। यही एक वाक्य देश की लाखों बेटियों की जान बचा सकता है और इस वाक्य को सुनने के लिए हमारे देश की लाखों बेटियां आज भी इंतजार कर रही हैं। आप एक बार कह के देखिए। इसलिए आज ये कोई विश्लेषण भी नहीं, मैं इसको कहूंगा, ये एक बेटियों के मन की बात है जो हम हर माता पिता तक पहुंचाना चाहते हैं, हर समाज के व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। और देखिए कि अगर समाज चाहेगा तो हमारे देश में ये बदलाव भी आ सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई डीएनडी ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब एक खबर ऐसी जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा ने अब अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। यानी अब जो यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स के एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहते हैं उन्हें हर महीने इसके लिए पैसा देना होगा।
मेटा ने इन नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स को प्लस का नाम दिया है, इन्हें कहते हैं प्लस। इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस के लिए हर महीने आपको 383 रुपए अलग अलग देने पड़ेंगे और व्हाट्सएप प्लस के लिए आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम प्लस चाहिए 383 रुपए, फेसबुक प्लस चाहिए 383 रुपए और अगर आपको व्हाट्सएप प्लस चाहिए तो उसके लिए भी आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं इतना पैसा खर्च करूंगा या आप करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा होगा और ये कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए मेटा आपसे पैसा लेना चाहता है। तो इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस में यूजर्स को अब ये जानकारी मिलेगी कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने 2 बार देखा। उनकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले फीचर्स भी उन्हें मिलेंगे। अब यूजर्स अपने प्रोफाइल को अपनी पसंद के हिसाब से बदल पाएंगे, नए नए फिल्टर्स लगा पाएंगे, नए नए तरीके से स्टाइलिंग करके अपने प्रोफाइल को बदल पाएंगे। व्हाट्सएप प्लस में ऐप को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने वाले फीचर्स आपको मिलेंगे। यूजर्स को प्रीमियम स्टिकर्स मिलेंगे, आपको अलग मनचाही रिंगटोन्स मिलेंगी और अलग अलग चैटिंग थीम्स भी मिलेंगे। और मेटा ने यह सब्सक्रिप्शन मॉडल सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर के लिए लॉन्च किया है। यानी ये प्लान जो है अभी जो आपने देखा है ये पूरी दुनिया के लोगों को उपलब्ध होगा और भारत के लोगों के लिए भी ये उपलब्ध है। हालांकि आम यूजर्स के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। यानी अगर आपको मुफ्त की सेवाएं भी चाहिए तो आपको मुफ्त की सेवाएं भी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को थोड़ा फैशनेबल बनाना चाहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा मनोरंजन उसमें डालना चाहते हैं, उसे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने ये प्लस फीचर्स लॉन्च किए हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद बेसिक फीचर्स के लिए भी ये कंपनी आपसे पैसा लेने लगे। इसलिए भारत जो है वो एक फ्री मार्केट माना जाता है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन साथ ही भारत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा फ्री मार्केट भी है। क्या आप इन फ्री की सेवाओं के लिए अब पैसा देना शुरू करेंगे? फेसबुक ने वर्ष 2004 में जब शुरुआत की थी तो उसका स्लोगन था इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, मतलब ये मुफ्त है और हमेशा मुफ्त ही रहेगा। अब फेसबुक भी ये मान चुका है कि अब वो समय आ चुका है जब हर चीज हमेशा मुफ्त में नहीं दी जा सकती। आज भारत मेटा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन प्लेटफॉर्म्स का, इन ऐप्स का फ्री होना। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 85 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के लगभग 47 करोड़ और फेसबुक के 37 करोड़ यूजर्स हैं। यह संख्या दुनिया के कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा नए फीचर्स के लिए यूजर्स से पैसा मांग रही है। अब मेटा के इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स की सबसे बड़ी परीक्षा भारत में ही होगी। भारत में मुफ्त की चीजों का एक कल्चर रहा है और हमारे यहाँ लोग शायद मुफ्त की चीजों का फायदा लेने में सबसे आगे भी रहते हैं। और जब कोई प्लेटफॉर्म मुफ्त में है तो क्यों ना उसका पूरा फायदा उठाया जाए। इसमें बिल्कुल बिजनेस सेंस भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के लोग अब व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे? तो शुरू में मेटा ने बहुत स्मार्टली कुछ नए फीचर्स दिए हैं जिससे आपका जो अकाउंट होगा, आपके जो पोस्ट होंगे वो थोड़े स्मार्ट होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो बेसिक फीचर्स के लिए भी आपसे पैसा लेना शुरू कर दे। लेकिन इसमें सीख यही है कि कोई भी मुफ्त की चीज़ हमेशा के लिए नहीं चल सकती। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आप व्हाट्सएप के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और फरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।